तो स्वागत है आप सभी का स्पेशल शो में। ईवीएम पर कब खत्म होगा ये भ्रम। 26 साल हो गए जब देश में ईवीएम से पहली बार लोकसभा में वोटिंग हुई थी। वो साल था 1999 और वहां से करीब 10 साल लग गए जब पूरे देश में ईवीएम से वोटिंग होनी शुरू हो गई, यानी पूरे देश भर में ईवीएम से लोग वोट डालने लगे। यानी साल था 2009 और यही वो साल भी था जब पहली बार ईवीएम से वोटिंग का विरोध भी शुरू हुआ। इतिहास यानी बीती बात से हमने इसलिए इसकी शुरुआत की क्योंकि यह जानना बहुत ही दिलचस्प है कि 2009 में ईवीएम का विरोध करने वाली पार्टी बीजेपी थी। नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो तब विपक्ष के नेता थे, और अब पिछले 10 सालों से कांग्रेस और उसके सहयोगी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि 10 सालों से कांग्रेस ही विपक्ष में है। सवाल है कि क्या जो विपक्ष में है सिर्फ वही ईवीएम के निष्पक्ष होने पर सवाल खड़े करते हैं। अब आगे की बात हम इसी सवाल के साथ करेंगे क्योंकि एक बार फिर विपक्ष ईवीएम को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुका है क्योंकि वो महाराष्ट्र में मिली करारी हार को स्वीकार करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। तो समझिए कि विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने का आधार क्या है और उसके अब आरोप क्या है। इंडिया ब्लॉक को महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव में धांधली का शक है। चुनाव आयोग और बीजेपी पर गड़बड़ी करने के आरोप भी इंडिया ब्लॉक लगा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम की एसओपी का पालन नहीं हुआ, यह भी आरोप अब विपक्षी दल लगा रहे हैं। तो ये 3 बड़े गंभीर आरोप हैं और इसी के बाद विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। ये फैसला कब हुआ, इसकी रणनीति क्या है, ये सब जानने से पहले देखिए कि विपक्ष के इस फैसले पर बीजेपी ने कैसे रिएक्ट किया है। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को खारिज किया था कि ईवीएम का जो रोना आप रोते हैं आके सुप्रीम कोर्ट में, जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, हार जाए तो ईवीएम का रोना। आप झारखंड में जीत जाएं तो ईवीएम वहां ठीक है, तेलंगाना में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, बाकी आप आके यहां पर केस करते हैं, हम इस पीआईएल को खारिज करते हैं। और खरी खरी सुनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी की बात हुई, लेकिन पहले जानिए कि कैसे ईवीएम के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले तक पहुंच गया है। मंगलवार देर शाम दिल्ली में शरद पवार के घर मीटिंग हुई थी, जहां आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पहुंचे। इस मीटिंग में कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। इसके अलावा और भी कई नेता थे। यहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले भी नजर आई और इस मीटिंग में ईवीएम में गड़बड़ी और वोटर लिस्ट में से वोटरों के नाम काटे जाने के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक के नेताओं में इस बात पर एक राय थी कि ईवीएम में कथित हेरफेर की वजह से ही वो महाराष्ट्र चुनाव हार गए। ये मीटिंग तो कल देर शाम हुई थी, जिसके नतीजों का ऐलान आज एनसीपी शरद गुट के नेता प्रशांत जगताप ने किया। इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये भी बताया। जगताप पुणे की हड़स सीट पर से विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। उनके ऐलान के मुताबिक कल यानी कि 13 दिसंबर को विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। इस मामले में इंडिया ब्लॉक की वकालत वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंह भी करेंगे। सुनिए। उसमें हम लोग अगले 2 दिन में सारे सबूत देकर फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में अपीयर करेंगे, वो केस दाखिल करेंगे। इस बारे में बातचीत हो चुकी है, जिसमें काफ़ी सारी बातें, लेकिन मेनली जो बातें हैं कि इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट की जो पहली एसओपी है, जिसमें वोट जो वीवीपैट में और ईवीएम में ने क्या दर्ज है वही क्या ओरिजिनल एसओपी थी, उसमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली करके वो सारा डेटा तुरंत इरेज करके सिर्फ मॉकपोल करने का जो फैसला लिया है, उसके खिलाफ हम जा रहे हैं। उसी के साथ जिन एरिया में एमवीए या इंडिया फ्रंट को ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, वो मशीन स्लो करवाने के आदेश दिए गए थे, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो लेकर हम लोग जा रहे हैं। तो ये आरोप है कि एसओपी का पालन नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने का फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग खारिज कर चुका है। दरअसल महाविकास अघाड़ी की तरफ से नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी, मगर विधानसभा में नांदेड़ की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस हार गई
और इसके बाद पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी। इसी के बाद चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र की 5 वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का ईवीएम के वोटों से मिलान कराया, जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। बीजेपी भी इसी आधार पर कांग्रेस के आरोपों को अब बेबुनियाद बता रही है। 288 विधानसभाओं में 1440 वीवीपैट यूनिट, अर्थात हर विधानसभा में जो नियम कहता है कि 5 वीवीपैट यूनिट के वीवीपैट्स और गिनती में मिलान होना चाहिए, वो मिलान किया गया है और वो 100% एक्यूरेट और परफेक्ट निकला है। अर्थात ईवीएम का काम करने का तरीका और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रक्रिया को सीसीटीवी में कैद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबके सामने और देश के सामने रखा है। इसके बावजूद ईवीएम पर विपक्ष अपने आरोपों पर अड़ा है। कांग्रेस साफ कह रही है कि महाराष्ट्र में हेराफेरी तो हुई है। इसे सुनिए। अगर पोल पैनल ने कहा है तो जिन 40 जगहों पर महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों ने पैसा तक जमा किया है ऐसा बताया जा रहा है, तो आप दोबारा उसके वीवीपैट से मिलान क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप ऐसी बात करते हैं? देखिए, मॉक पोल जो एक गांव कराना चाहता था बैलेट पेपर से, आपने वहां कर्फ्यू क्यों लगा दिया है? महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर हेराफेरी हुई है और ये हेराफेरी आज नहीं तो कल सबके सामने होगी। महाराष्ट्र के मततंत्र को जो जिस तरीके से बेईमानी से प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, इसके खिलाफ पूरा इंडिया ब्लॉक महाविकास अघाड़ी अंत तक संघर्ष करेगा। ईवीएम के एलिज्ड मैनिपुलेशन को लेकर इंडिया ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार कर रहा है, ऐसी खबरें हैं, क्या कहें? इनको पहले ही जाना चाहिए, तो जल्दी जाएं तो उतना ही बेहतर है। तो आपने सुना कि एक नेता कांग्रेस के कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत की हेराफेरी तो हुई है और इसको लेकर के संघर्ष जारी रहेगा और यही वजह है कि अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। तो इस पर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि दरअसल उनको तो पहले ही इसे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, मगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहले भी जा चुका है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं, सारी पड़ताल पहले भी सुप्रीम कोर्ट में की जा चुकी है और उस सबके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश है ही नहीं ईवीएम में और इसको लेकर एक एसओपी जारी कर दिया गया था कि जब चुनाव होते हैं तो किन किन नियमों का पालन हो, कब तक किस डेटा को संभाल कर रखा जाए, किस तरीके से उस डेटा की पड़ताल हो सकती है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है वीवीपैट से। ये तमाम एक तौर तरीके बता दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको एसओपी के जरिए जाना जाता है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस का आरोप यह है कि उस एसओपी का पालन नहीं हुआ है। मेरे साथ सर्वेश मिश्रा आपके प्रवक्ता जुड़े हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे और इनसे भी हम समझेंगे कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ। जी हां, तो अब फिर से एक बार ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी में विपक्षी दल जुट चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और तमाम दल शामिल हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होगा क्या? जो होना था वो तो हो चुका है, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का रास्ता? सर्वेश मिश्रा आप के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, तो क्या साबित करना चाहता है विपक्ष? देखिए, निश्चित रूप से यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रक्रिया में धांधली करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया कैसे दिल्ली में फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। एक विधानसभा में 11,000 से ऊपर आवेदन, एक विधानसभा में एक शाहदरा विधानसभा का खुलासा उन्होंने किया था, जिसमें चुनाव आयोग की जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है वोटों की, वो पूरी हो जाने के बावजूद 11,000 वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही। ऐसे ही हर एक विधानसभा में कर रही है। आज विपक्ष ने उसी का खुलासा किया। नहीं, तो जो याचिका डालने की तैयारी है सर्वेश जी, क्या उसमें ये भी वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ का भी मुद्दा शामिल किया जा रहा है क्या, या सिर्फ ईवीएम का मसला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है? सुनिए, ये मैं इसको देखिए एक ओवरऑल रूप में आप जानिए कि अगर वो जिसका हमने साफ साफ खुलासा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रक्रिया में धांधली किस प्रकार से करती है,
इस पर तो देखिए, आप दोनों के आरोप हैं। बीजेपी कह रही है कि आपने बोगस वोटर्स खड़े किए हैं, उसमें गलत वोटर्स हैं, वो भी सामने लाकर बताया गया है। तो आप, ये तो सियासी आरोप प्रत्यारोप हुए। अब बात बहुत गंभीरता से हो रही है यहां पर, और इसलिए मैं आपको बुलाया है, और इसलिए आज इस हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं देखिए, मैं लाइव टाइम्स पर कि क्या विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने का जो फैसला कर रहा है, तो किन मुद्दों पर, किस आधार पर, नया क्या है? आपने कहा कि ये सियासी आरोप प्रत्यारोप है। ये सियासी आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये प्रमाण है। ये प्रमाण हम दे रहे हैं कि देखिए, ये लोग, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने दिखाया कि हमारे सामने जो मोहित खड़े हैं, इनका नाम चुनाव आयोग काट चुका है, जहां पे 1993 से रह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोगों को हमने सामने किया, तो और वो बीएलओ एआरओ को फोन जा रहे हैं, उनको कॉल दी जा रही है कि देखो, यहां से आम आदमी पार्टी का ज्यादा वोट पड़ता है, इनको काट दो। सबको अरविंद केजरीवाल जी ने उन अधिकारियों को हिदायत भी दी कि देखो, ठीक है, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सर्वेश जी, लेकिन ये कागज रहेंगे। स्टे विद मी, आप बने रहे मेरे साथ। कुछ और भी हम बातें इससे जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता दें कि राजनीतिक शोर के बीच ईवीएम को लेकर तकनीकी पहलुओं की भी चर्चा जरूरी हो जाती है कि विपक्ष ईवीएम के जिस एसओपी के पालन नहीं होने का आरोप लगा रहा है, तो देखिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हुए हैं। इस पर 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले पर हमें गौर करना चाहिए, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने बैलेट पेपर की वापसी की मांग को ठुकरा दिया और साथ ही ईवीएम से 100% वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की मांग को भी खारिज कर दिया था। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कई अहम निर्देश भी दिए थे। उन निर्देशों पर गौर कीजिए। निर्देश है कि सिंबल लोडिंग यूनिट 45 दिनों तक पूरी तरह से सुरक्षित रखना होगा। सिंबल लोडिंग यूनिट पूरी तरह से कंटेनर में सील किया जाएगा। सिंबल लोडिंग यूनिट पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भी होंगे। नतीजे के बाद 45 मिनट तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ही रखा जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि 45 दिनों तक ईवीएम में वोटिंग का पूरा डेटा महफूज रहेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास नतीजे के 7 दिनों के बाद तक जांच की मांग का अधिकार होगा, और इसके लिए ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प भी होगा। वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्च उम्मीदवारों को ही उठाना होगा। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तब वो खर्चा वापस कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिए, एसओपी दिया कि कैसे आप ईवीएम के साथ सलूक करें चुनाव के बाद। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने जवाब दिया था। उसे जानने के बाद आपको पूरी व्यवस्था का पता चल जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक एक ईवीएम यानी एक वोटिंग यूनिट में एक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट यूनिट होती है। सभी यूनिट में अपना अपना माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, जिससे छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। सभी माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम फीड किया जा सकता है। सभी ईवीएम 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जाती हैं, और इसके बाद रजिस्ट्रार इलेक्शन कमीशन से इस बात की पुष्टि की जाती है कि क्या चुनाव को लेकर कोई याचिका तो दायर नहीं हुई है। अगर अर्जी दायर नहीं होती है, तभी स्ट्रांग रूम को खोला जाता है और तब तक स्ट्रांग रूम को सील रखा जाता है। लेकिन विपक्ष का ताजा आरोप महाराष्ट्र चुनाव को लेकर है, जहां के मुख्य चुनाव अधिकारी किरण कुलकर्णी ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले चिप्स एक बार प्रोग्राम करने के लायक ही होते हैं। दोबारा उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता, उसमें छेड़छाड़ असंभव है। अब कुलकर्णी का पूरा बयान भी आपको सुनाते हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों को मिलाने का नियम क्या है। तो दरअसल राजनीतिक दलों और आम नागरिकों के बीच ईवीएम को लेकर के गलतफहमियां गैर जरूरी हैं। जब काउंटिंग के दिन सभी ईवीएम के वोटों की गिनती पूरी हो जाती है, इसके बाद परिणाम घोषित होने से पहले भारत के चुनाव आयोग की ओर से तय प्रक्रिया का पालन होता है, और इस प्रक्रिया के मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों के सभी पोलिंग बूथ के नंबर जमा करके लॉटरी निकाली जाती है। ये लॉटरी ऑब्जर्वर और सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निकाली जाती है। इनमें से 5 पोलिंग बूथ का चयन किया जाता है, और फिर उन 5 पोलिंग बूथ के वीवीपैट मशीनों को काउंटिंग सेंटर पर लाया जाता है। सभी की मौजूदगी में वीवीपैट पर्चियां भी गिनी जाती हैं, और उनका मिलान ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों से किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि इन दोनों के आंकड़े में कोई फर्क तो नहीं है, और चुनाव आयोग का दावा है कि महाराष्ट्र में भी यह पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई है। तो अब
फिर से एक बार आप नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आपने तो देखा कि जो प्रक्रिया दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस प्रक्रिया का पालन ईसी ने भी किया और उसके तहत जांच पड़ताल भी हो गई, फिर भी कुछ नहीं निकला। तो अब और क्या नया है आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? देखिए, अगर मैं ईवीएम के तकनीकी पहलुओं पर जाऊं, देखिए मैंने आपको पहली बात स्पष्ट की कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है, मैंने आपको ये कम्युनिकेशन दिया। दूसरे परिणामों में आपको ये दे रहा हूं कि अगर ईवीएम की आप बात करते हैं तो मैं तो कहता हूं अगर ईवीएम की बात है तो मैं नरसिम्हा राव की किताब नरसिम्हा जी की किताब पढ़ लेता हूं। जीवीएल नरसिम्हा जी की किताब ही पढ़ लीजिए ईवीएम पे, तो फिर आप ईवीएम पे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसके जवाब मिल जाएंगे। नहीं, सवाल आप खड़े कर रहे हैं और मैं उन सवालों को समझना चाह रहा हूं कि आप किस सवाल के साथ जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट, सर्वेश जी देखिए, दरअसल ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी विपक्ष जा चुका है, इस पर बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, मैंने बता दिया सब कुछ आपके सामने। चलिए, यासिर जिलानी भी जुड़ गए मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, उनको भी ले आते हैं डिबेट में। यासिर साहब, तो विपक्ष को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी बीजेपी कर रही है, चाहे ईवीएम से छेड़छाड़ की बात हो या दिल्ली में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ की बात हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख। आप अनम्यूट कर ले खुद को जिलानी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये जो मैटर ईवीएम का है, ये विपक्ष के लोग, खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जब हारती है तो उसे ईवीएम पे रोना शुरू कर देती है। देखिए, जनता ने इन्हें नकार दिया है, जनता ने इनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। खास करके मैं दिल्ली के संदर्भ में बात करूंगा, जब अरविंद केजरीवाल और आतिशी अलग अलग विधानसभा में घूमने गए तो जनता इनसे 1 साल का सवाल पूछ रही कि आपने शुचिता और नैतिकता के आधार पे जो भारतीय राजनीति में ये कह के आए थे कि मैं राजनीति बदलने आया हूं, मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, मैं दिल्ली के अंदर अच्छी सुविधा दूंगा, मैं बिजली पानी सड़क बेहतरीन तरीके से दूंगा। आज सड़क की हालत खस्ता हाल है, लोगों के नल तक जल पहुंच नहीं रहा है। नहीं, ये बातें तो आप इलेक्शन में बताएंगे लोगों को, इलेक्शन होने जा रहा है दिल्ली के अंदर में। यासिर साहब, इस वक्त मेरे सामने सवाल ये है कि इतना कंफ्यूजन क्यों है ईवीएम को लेकर के कि विपक्ष एक बार फिर से अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। आपको पता ही होगा, दिल्ली में कल ही मिले शरद पवार से लेकर के अरविंद केजरीवाल से भी बैठक की है, कांग्रेस के भी नेता थे। देखिए, भारत के संविधान ने यह अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति सवाल खड़ा कर सकता है। आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, आपको तसल्ली हो जाएगी। फिर जब आप अगर झारखंड में चुनाव जीतते हैं तो वहां पे आप ईवीएम पे क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? आप महाराष्ट्र और हरियाणा में हारते हैं तो आप ईवीएम पे सवाल क्यों उठाते हैं? तो ये जो आपकी डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी है, जो दोहरी नीति है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कोर्ट सबके लिए, न्यायालय में इंसाफ के लिए न्यायालय जाना जाता है। देखिए, जब आप मानसिक तौर पे हार जाते हैं तो इस तरह के बहाने बना के आप लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, ईवीएम पर बहाना बना रहे हैं। ओके, जिलानी साहब, आप बने रहे मेरे साथ, सर्वेश मिश्रा भी बने हुए हैं। मैं एक और है विवाद दिल्ली चुनाव से पहले, वो भी बता दूं अपने दर्शकों को कि विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग पर ईवीएम की धांधली ही शामिल नहीं, बल्कि एक वोट घोटाले का भी आरोप लग रहा है, जिस आरोप के साथ आज आम आदमी पार्टी सीधे चुनाव आयोग तक पहुंची। इसकी अगुवाई खुद अरविंद केजरीवाल ने की। हमने शुरुआत में शरद पवार के घर मीटिंग की जो तस्वीर आपको दिखाई थी, उस मीटिंग में ईवीएम के अलावा यह मुद्दा भी शामिल था और इस पर भी चर्चा हुई। और उसी के बाद आज सीधे अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे। उनके साथ राघव चड्ढा, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सभी बड़े नेता आम आदमी पार्टी के मौजूद थे। वोट घोटाले का मतलब है कि चुनाव आयोग के पास किसी विधानसभा क्षेत्र में वोट काटने के लिए आवेदन दिया जाता है और एक झटके में हजारों वोट काट दिए जाते हैं। मतलब वोटर लिस्ट से वो नाम गायब हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। चुनाव आयोग से मीटिंग के बाद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। अपने अपने घरों में कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के
एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। एक वोट बनने से वो इस देश का नागरिक बनता है। तो जब आप किसी वैलिड आदमी के, लीगल आदमी के वोट कटवा देते हैं तो उसका नागरिकता का आधार आप छीन रहे हैं, इस देश में रहने का अधिकार छीन रहे हैं। और इसके अलावा वोट के आधार पे बहुत सारे बेनिफिट्स उसको सरकार से मिल रहे हैं, उन सारे बेनिफिट से आप उनको वंचित कर देते हैं। अब ये आरोप कितना बड़ा है, कितना गंभीर है और कैसे इसका असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है, आम आदमी पार्टी ने यह भी समझाया है। और इसके लिए केजरीवाल की उस चिट्ठी पर भी गौर करना होगा जो उन्होंने चुनाव आयोग को लिखी थी। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि बीजेपी 11,000 वोट काटने के आवेदन दे चुकी है। इनमें से कम 75% वोटर सही हैं, मतलब वो अपना नाम कटवाना नहीं चाहते हैं। आपकी ओर से उदाहरण के जरिए भी समझाया गया है 11,000 वोटर के क्या मायने हो सकते हैं। केजरीवाल के मुताबिक 2020 के चुनाव में शाहदरा विधानसभा सीट पर आपके उम्मीदवार की जीत का अंतर था 5,294 वोट, जबकि उसी शाहदरा में बीजेपी 11,000 वोटर के नाम कटवाने का आवेदन दे चुकी है। यानी विधानसभा के कुल वोटरों का 6% और विनिंग मार्जिन से दुगुना ज्यादा। इसका मतलब ये कि अगर वो वोटर आम आदमी पार्टी के निकले तो फिर नतीजे में बड़ा फेरबदल होना तय है। तो अब क्या ये जिलानी साहब, मुद्दा एक तरफ ईवीएम का है तो दूसरी तरफ अब आज शिकायत इसी के पास अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचे और शिकायत की कि आप लोग वोटर लिस्ट में ही पूरी गड़बड़ी कर देना चाह रहे हैं। अब देखिए, मुझे हैरानी होती है, एक पढ़ा लिखा सीएम जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, उसने लीगल एस्पेक्ट्स पे क्या बात रखी है कि जो नागरिकता का आधार है वो वोटर आईडी। कमाल है। जैसे इनके यहाँ भ्रष्ट लीगल सेल के जो लोग हैं, अभी 2 दिन पहले आपने खुद देखा था किस तरीके से उनकी डिग्री को लेके बात सामने आई थी, वो उनके सजेशन और उनके सलाहकार हैं। जब वो लोग इस तरह के सलाहकार इस तरह का सलाह देगा तो इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल जो पढ़े लिखे अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो इसी तरह की करेंगे। हमने प्रमाण दिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने जहांगीरपुरी और त्रिलोकपुरी में जो एक दीवार है जिसपे बिजली का मीटर लगा हुआ है और उस दीवार पे 40 लोगों के नाम हैं, उसको हमने बाकायदा पूरे मीडिया में दिखाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2 दिन पहले करी है उसमें बताया है। देखिए, उन्होंने दलित का नाम लिया, पूर्वांचली का नाम लिया, लेकिन वो जो वोट बैंक है जिसके सहारे वो धर्म आधारित राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण वाला, उनका नाम नहीं लिया, मुसलमान छोड़ दिया। क्योंकि वो मुसलमान जो बाहर के लोग आए हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनके वोट से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है, सर्वेश मिश्रा जी, जवाब दिल्ली की जनता और ठीक है, दिल्ली के लोग भी आपने बात साफ कर दी वो उनका कि आप नाम क्यों लेना, खुल के ले, हिम्मत है तो ले। ओके सर्वेश जी, ये ऐसी तस्वीरें कई जगह से सामने आई है कि एक कमरे में 38 लोग, 40 लोगों के नाम दर्ज हैं वोटर लिस्ट में। रह पाएंगे क्या 40 लोग एक कमरे के भीतर? देखिए अजय जी, बड़ी स्पष्ट रूप से पहली बात तो इन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये दिल्ली में रोहिंग्या लोगों को बसा रहे हैं, जो कि हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया था। तो मैं उसके लिए बड़ा दुखी हूं कि अमित शाह जैसे गृह मंत्री रहते हुए लोग 10 राज्यों को टाप के सीधा दिल्ली में कूद के आ गए रोहिंग्या और सीधा आए, और अमित शाह जी कुछ नहीं कर पाए। बड़ा दुखद है, इतने कमजोर तो वो कुछ नहीं कर पाए क्या? इसीलिए आपने सबको वोटर लिस्ट बना लिया, वोटर लिस्ट में नहीं, आप वोटर बना दिया। कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम खुद कटवाएंगे, ठीक है। अपने दिल्ली में आपके एजेंडे दिल्ली में जहां झुग्गी वहीं मकान बोल के लोगों से फर्जीवाड़ा किया इन्होंने। कह दी जहां झुग्गी वहीं मकान बोल के फर्जीवाड़ा किया, किसी को नहीं दिया। आज मैं लोगों के सामने खड़ा किया हमने। इतना ही वक्त था, बहस नहीं। देखिए यासिर साहब, सर्वेश मिश्रा जी, यासिर जिलानी, सर्वेश मिश्रा जी, यहाँ लाइव टाइम्स पे मैं आप लोगों को बता दूं, लाइव टाइम्स पे हम लोग बहस नहीं करते हैं, तू मैं नहीं करते हैं। उसके लिए संसद और उसके बाहर का परिसर ही काफी है जहां पर आप लोग जुटे हुए हैं, और चुनाव के मैदान यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। बात हो गई, आप दोनों ने अपने अपने पक्ष रख दिए, जनता की समझ में, हमारे ऑडियंस की समझ में जो आनी थी आ गई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम्स पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, जिलानी साहब। और ये तो ईवीएम और वोटर लिस्ट की बात है,
लेकिन संसद का हंगामा क्यों नहीं थम रहा है और अब जातिवाद का टर्न इसमें क्या आ गया है, कुछ ही पलों में।